हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड इवनिंग। आप जब भी हमें देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं हमारे चैनल ग्रेविटी क्लासेस पर। और आपको दिख गया होगा कि हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, अगर हम कहें कि क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इवन ये क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पढ़े हुए बहुत सारे टर्म्स आपको क्लास 12th में अलग अलग चैप्टर्स में काम आएंगे। लाइक सॉल्यूशन में आप यहाँ पढ़े हुए कुछ टर्म्स को काम में लेने वाले हैं, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ टर्म्स को यहाँ काम में लेने वाले हैं। ठीक, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्लास 11 12 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत आसान आसान सवाल जेई और नीट इस चैप्टर में से पूछ रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो एक या दो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, इस चैप्टर में से, तो उसके 4 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और थोड़ा जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो बेटा इस चैप्टर में आप लोगों को डिस्कस करना है, आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कुछ केमिस्ट्री के लॉज के बारे में, है ना, जिसमें बहुत फेमस लॉज हैं। हाँ, नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। लाइक हम बात कर लें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है सर। क्लास 10 में आपने इसको पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने क्लास 10th के अंदर। बैलेंसिंग सीखी थी ना, केमिकल इक्वेशंस की, आती होगी आई थिंक आपको, सिखाने में नहीं आती होगी तो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर, नहीं ये तो नहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ये एक लोग पढ़ने वाले हैं, आसान आसान से पढ़े, छोटे छोटे 10-10 मिनट के, है ना, इनको निपटा देंगे। एक लोग पढ़ेंगे बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, है ना। इसके अंदर हम बात करेंगे थोड़ी बहुत प्रपोर्शंस के बारे में, कुछ बताता है ये भी, इसको भी डिटेल में देखेंगे आगे चल के भी। आप इसके बाद पढ़ने वाले बेटा अवोगाद्रोस लॉ। कौन सा लॉ? अवोगाद्रोस लॉ। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे लॉज, 5-6 लॉज कुल मिला के आपको इसमें पढ़ने हैं। फिर इसी चैप्टर में आप बात करोगे थोड़ी सी अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बारे में बात करोगे बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जी हाँ, आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्लास 9th में भी पढ़ी थी। एक बार फिर से हम उसको देखेंगे, क्या क्या उनकी गलतियां थी, क्या इस थ्योरी का इंपॉर्टेंस है। आज के टाइम पे अगर देखें तो थ्योरी लगभग गलत है, बहुत कम पॉइंट है, ना के बराबर जो वैलिड होते हैं इस थ्योरी के आज के टाइम पे, पर फिर भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। तभी तो उसने लिखी है, जो इंपॉर्टेंट है कुछ तो खास बात इसने बताई होगी, तो वो डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बेटा इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट मोल। हम यहाँ पर एक चीज पढ़ेंगे विच इज मोल कंसेप्ट। क्या पढ़ने वाले हैं लोग? मोल कंसेप्ट। ये वर्ड आपने डेफिनेटली पहले सुना होगा, मोल पढ़ते थे ना, मोल इज 6.022 × 10⁻23 अवोगाद्रोस नंबर। जी, उसी से रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे यहाँ पे, इन डिटेल देखेंगे, है ना। क्लास 9 में मुझे बताया आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया था, क्लास 11 में हम इसको बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। मोल कंसेप्ट के एडवांस लेवल के बहुत बढ़िया लेवल के सवाल हम लोग करेंगे। मोल कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ना है विच इज परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी क्या होता है देखेंगे आगे चलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। इनको पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे बेटा स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, कि क्या होती है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन और क्या इंपॉर्टेंस है इसका। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने देखी होगी, तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर आते
लगाते हैं ना, कभी बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाते हैं, कभी बैलेंस करने के लिए हम 3 लगाते हैं, 4 लगाते हैं, व्हाटएवर। तो नंबर्स को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक्चुअली वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपसे चीख के रिएक्शंस के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक्चुअली में वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको रिएक्शन की रेसिपी बताती है। क्या कहना चाह रहा मैं, जैसे एक रिएक्शन लिखूं A + B gives AB2। हमने कहा कि इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगाएंगे। एक्चुअली ये जो 2 है और यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ 1 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ 1 लिखा है। ये जो नंबर यहाँ मैंने लिखे, these numbers are what stoichiometric coefficient। ये आपको बहुत कुछ बताते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्या बताते हैं? बेसिकली मैं बात करूं तो केमिकल रिएक्शन का रेसिपी बताती है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखेंगे इन डिटेल, घबराना नहीं है, ठीक है, बहुत आसान सी बातें हैं। इसके बाद बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बात करने वाले हैं अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स। इसके बारे में बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या होती है सर? समझ रखो, आएगी आगे, ठीक। तो ये मोटे मैंने लिखा कि ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम कुछ लॉस की बात करेंगे, लॉस के बाद हम मोल कांसेप्ट पढ़ने वाले हैं, मोल कांसेप्ट के बाद हम परसेंटेज कंपोजिशन को देखने वाले हैं, स्टोइकियोमेट्री को देखने वाले हैं और कंसंट्रेशन टर्म्स को देखने वाले हैं। ये तो आपके क्लास 12 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन टर्म। क्लास 12 की केमिस्ट्री में आप पहला चैप्टर पढ़ते हो व्हिच इज सॉल्यूशन, वहां भी इनको एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी, ठीक है। तो आपको इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री के कुछ जनरल टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है ये टर्म्स आपके क्लास 9 क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़े, और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो ईमानदारी से इस लेक्चर में आपके लिए बहुत कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो लेक्चर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अबाउट केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो बेटा अगर आप डेफिनेशन इसकी एनसीईआरटी में पढ़ोगे, गूगल पे सर्च मारोगे, दूसरी किताबों में देखोगे, तो लंबी चौड़ी डेफिनेशन है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with atoms, molecules and compounds. It explain the energy changes, है ना। जब कोई कंपाउंड चेंज कर रहा, कोई केमिकल चेंज हो रहा, तो उसमें किस किस तरह के एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, इन सारी बातों को हम किसमें करते हैं? केमिस्ट्री, है ना। मतलब बेसिकली यू कैन से इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the atoms, molecule and compounds। हर तरह की स्टडी, उनकी फिजिकल चेंजेस की स्टडी, उनके केमिकल चेंजेस की स्टडी, सारी स्टडी हम किसके ऊपर करते हैं बेटा? इसके अंदर करते हैं हम केमिस्ट्री। मैं वर्ड में, एक छोटे से वर्ड में, मतलब छोटे से सेंटेंस में कह दूंगा, अगर केमिस्ट्री को डिफाइन करना चाहूँ तो बेटा आई कैन से कि केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर। What is chemistry? Chemistry is just study of matter। मैटर समझते हो ना, क्लास 9th में, क्लास 10th में ये भी पढ़ाया है। What is matter? अरे भाई मैटर वही, हाँ वही जो तुम सोच रहे हो। मैटर इज एनीथिंग, बिल्कुल वही होता है, एनीथिंग which occupy some space and having some mass। Yes, matter is anything which occupy some space and having some mass। matter, हाँ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, मास भी है, पकड़ के देखो वही मास है। अब मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मींस क्या है? मैटर। अब अगर इसकी स्टडी मेरे को करनी है तो मैं कहाँ करूँगा? केमिस्ट्री। कहाँ करूँगा? केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल इस बोर्ड की बात कर ले, ये बोर्ड भाई साहब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या इस बोर्ड में मास है? बिल्कुल है। क्या है? मैटर। अब बात कर लें किसकी? इस डस्टर की। इस डस्टर की हम बात करें तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, इसमें कुछ मास है, यस। क्या है? मैटर। अब बात कर लो अपने चारों तरफ एयर की, क्या मैटर है? बिल्कुल है। एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अजी साहब एटमॉस्फेयर किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है?
क्या एयर में मास होता है? डेफिनेटली होता है। अरे हाँ भाई, एयर में मास होता है, डेफिनेटली एयर में मास होता है। तो क्या है एयर? मैटर है। ठीक, तो मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैविंग सम मास। और इसके अलावा इस यूनिवर्स में जो भी बचा उसको हम बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। हाँ, ऐसा कहते हैं कि जो पूरा यूनिवर्स है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट होल यूनिवर्स। बताओ, इतना सा प्राणी हूँ और बात कर रहा हूँ यूनिवर्स। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है ये एक्चुअली में दो चीजों से निकलता है, ऐसा कहते हैं। वन इज मैटर एंड अनदर वन इज एनर्जी। सर व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैविंग सम मास। उसके अलावा जो बचा वो हम किस में डाल देते हैं? एनर्जी। फॉर एग्जांपल आप बात करते हो लाइट की। लाइट क्या है? मैटर है? नहीं, लाइट क्या है? एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी। ठीक है, हालांकि लाइट का भी आप मटेरियल भी पढ़ोगे आगे चल के, पर बेसिकली लाइट क्या है? एनर्जी। अब बात कर लो किसकी? साउंड की। सुनाई दे रहा है आपको मेरी आवाज? हाँ, साउंड क्या है? पढ़ते थे क्लास 9 में, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी पढ़ते थे ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हीट समझते हो ना, मतलब है सर्दियों में। हाँ, हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेटा जो इन दो कंडीशंस को पूरी करे वो मैटर, बाकी जो कुछ बच गया वो क्या है? एनर्जी। यस, इस मैटर की मेनली स्टडी कहाँ की जाती है? केमिस्ट्री। कहाँ की जाती है? केमिस्ट्री में। और उस एनर्जी को आप बेसिकली पढ़ते हो फिजिक्स में। मैंने में ये नहीं कह रहा कि हम एनर्जी की कोई बात ही नहीं करते हैं भाई, हम लोग भी करते हैं एनर्जी की बात, केमिस्ट्री वाले लोग भी करते ही हैं, इतने गान पर तो नहीं करते हैं। पर मेनली हमारा फोकस किस पे होता है? मैटर। फिजिक्स में आप पढ़ते हो ना, लाइट फिजिक्स में पढ़ा था आपने, साउंड फिजिक्स में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इन सब की बातें आप कहाँ करते हो? फिजिक्स में करते हो। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पढ़ते हो? फिजिक्स में। अरे इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो एनर्जी ना भाई, कहाँ करते हो इनकी बातें? फिजिक्स में। हम यही मैटर को स्टडी करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मैटर आप फिजिक्स में पढ़ते हो, थोड़ी बहुत एनर्जी आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, पर मेन फोकस हमारा इस पे रहता है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई कि हाँ, मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस इन हैविंग सम मास। इतना हमने जाना। इसके बाद एक साइंटिस्ट की एंट्री हुई। साइंटिस्ट का नाम था सर जॉन डॉल्टन। क्या नाम था? सर जॉन डॉल्टन। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। अच्छा, इसकी कंप्लीट थ्योरी अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो काम की चीजें वो पढ़ते हैं। इन्होंने बोला भाई साहब कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। किन भाई साहब ने बोला? डॉल्टन भाई साहब। कि जो मैटर होता है वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनता है। इन पार्टिकल्स को इन्होंने क्या नाम दिया? एटम। डॉल्टन भाई साहब ने इन पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल को क्या नाम दे दिया? एटम। इन्होंने बोला जैसे मार्कर है, अब इस मार्कर के आप टुकड़े करते जाओ, टुकड़े करते जाओ, टुकड़े करते जाओ, छोटे छोटे पार्टिकल आएंगे। इन्होंने बोला लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको इन्होंने एटम कहा। तो इन्होंने कहा कि मैटर जो है, मार्कर जो है, वो इन्हीं एटम से मिलकर बना है, छोटे छोटे एटम से। उन्होंने बोला मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। क्या कहा उन्होंने? स्मॉल पार्टिकल को इन्होंने एटम। अकॉर्डिंग टू सर जॉन डॉल्टन, अगर जॉन डॉल्टन की हम बात करें तो इनके अकॉर्डिंग यह जो एटम होता है ना, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मतलब इन्होंने ऐसा बोल दिया ना कि इन्होंने तो साफ कह दिया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम है। हाँ, उन्होंने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इससे छोटा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हमने कहा इतना बड़ा आदमी कोई बात कह रहा है तो सच होगा। हम मानते रहे। फिर बेटे टाइम आए, एक साइंटिस्ट पिक्चर में आए, मतलब इसके कुछ साल बाद इन्होंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोल दिया। इन्होंने बोल दिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, और इन स्मॉल पार्टिकल को इन्होंने बोला एटम। फर्दर बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, नॉट स्मॉल, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब इट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। कौन बोला ऐसा? सर जॉन डॉल्टन। मैं नहीं कह रहा,
नहीं कहता, सर जॉन डॉल्टन बोला, क्या बोला? इट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। हाँ, आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा सर जॉन डॉल्टन ने बोला। ठीक है सर, सब कुछ थे, ये भी कुछ था, और लोग भी कुछ थे, हम भी कुछ थे, चल रही थी जिंदगी। फिर एक साइंटिस्ट आए, सर जे जे थॉमसन। कौन आए? सर जे जे थॉमसन। उसके कुछ साल बाद एक साइंटिस्ट आए, सर जे जे थॉमसन। इन्होंने कहा नहीं भाई, एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सर जे जे थॉमसन ने एटम के अंदर और छोटे पार्टिकल ढूंढ लिए। एक एटम के अंदर कुछ पार्टिकल ढूंढ लिए, उन पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स ना कह के कहा गया था नेगाट्रॉन। क्या कहा था? नेगाट्रॉन। सर ये कैसे डिस्कवर हुए थे? कैसे थे? वो कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किए थे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के, तो आप पढ़ोगे चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी आपको हम बता दे रहे हैं बस कि यहाँ सर जे जे थॉमसन जो है, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, और एक्सपेरिमेंट से इन्होंने देखा कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और उन पार्टिकल्स को सर जे जे थॉमसन ने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। इनिशियली तो दे वर कॉल्ड एज नेगाट्रॉन। क्या कहा गया था ना? नेगाट्रॉन। आज के टाइम में इनको किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के नाम से। ठीक है साहब, सर जे जे थॉमसन ने नेगाट्रॉन डिस्कवर किए, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बातें बताई। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनका चार्ज जो है नेगेटिव होता है। ठीक है सर। फर्दर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट और किए, और एक्सपेरिमेंट करके हमको पता लगा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कुछ एक्सपेरिमेंट किए और हमको पता लगा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 into 10 की पावर -19। ये चार्ज निकल के आया। कुछ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वगैरह हमने की जिससे कि चार्ज है। सब आप पढ़ोगे चैप्टर 2 में। अभी आपको बता दे रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। काम आएगा इस चैप्टर में। हाँ, इस चैप्टर में हमें काम आएगा। इतनी बातें ध्यान रखनी है कि भाई जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिए, इनका चार्ज मिला। कैसा चार्ज मिला? नेगेटिव चार्ज मिला। और जब कैलकुलेशन की गई, निकाला गया चार्ज को, इट कम्स आउट टू बी व्हाट? -1.6 into 10 to the power -19। अच्छा, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, नाम था भाई उनका सर ई गोल्डस्टीन। क्या नाम था? सर ई गोल्डस्टीन। इन्होंने कहा कि भैया एटम के अंदर केवल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं है, एटम आल्सो है सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। देखो एक टाइम था हम कह रहे थे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये भाई साहब आए, इन्होंने कहा नहीं भाई साहब, एटम के अंदर छोटे छोटे और भी पार्टिकल होते हैं और उनका चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। फिर एक और भाई साहब आए, ई गोल्डस्टीन। इन्होंने बोला नहीं भाई साहब, एक और पार्टिकल होते हैं। इनको बोला कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट। अरे कहां से रहा भैया एटम स्मॉलेस्ट? इलेक्ट्रॉन कहां है? एटम में। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिनकी ई गोल्डस्टीन बात कर रहा, कहां है? एटम में। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी कहां है? एटम में ही तो है। इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को सर ई गोल्डस्टीन ने नाम दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया? प्रोटॉन। कैसे चार्ज थे ये? चार्ज थे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कैसे थे? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ई गोल्डस्टीन ने ढूंढ दिए, नाम दे दिया क्या? प्रोटॉन। इनका भी चार्ज कैलकुलेट किया गया और इनका चार्ज, कमाल की बात, किसके बराबर आया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साइन अपोजिट +1.6 into 10 to the power -9। दिस इज व्हाट? दिस इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, कुछ समय बीता, एक साइंटिस्ट और हुए, सर जेम्स चैडविक। क्या नाम था? सर जेम्स चैडविक। इन्होंने कहा रुको, अभी सब्र करो, एटम के अंदर एक और तरह के पार्टिकल ढूंढ दिए
जी हाँ, एटम के अंदर एक और तरह के पार्टिकल ढूंढ दिए और उनको हम पढ़ते हैं बाय द नेम ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब जॉन डाल्टन की धज्जियां उड़ा दी, ऐसा कह सकते हैं, है ना, नीचे में कह देते हैं कोई। सर जॉन डाल्टन को पूरी तरह गलत साबित किया। भाई साहब कह रहे थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जे थॉमसन ने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए, गोल्डस्टीन ने एटम के अंदर प्रोटॉन डिस्कवर किए, और सर जेम्स शेल्डन ने एटम के अंदर न्यूट्रॉन डिस्कवर किए। हाँ, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज़ दीस पार्टिकल्स आर न्यूट्रल। कैसे होते हैं पार्टिकल? न्यूट्रल, मतलब इनका चार्ज जीरो होता है, ऐसा कहते हैं। आर यू गेटिंग दिस? कहां रहा एटम स्मॉलेस्ट? तो मैं आपको सच बताऊं, एट प्रेजेंट एटम के अंदर 25 ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स ढूंढे जा चुके हैं। These particles are collectively known as subatomic particles। क्या कहा मैंने? ये जो इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, ये जो प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं, ये जो न्यूट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, these particles are collectively known as subatomic particles। अरे सही तो है भाई, एटम के अंदर है ना, अब एटम के अंदर है तो मतलब एटम से छोटे हैं। अरे यार तुम कमरे में बैठे हो क्योंकि तुम कमरे से छोटे हो, अगर तुम कमरे से बड़े होते तो कहां बैठ पाते? अरे गेटिंग दिस? इनको कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल। और एट प्रेजेंट आपको पता है टोटल 25 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में डिस्कवर किए जा चुके हैं। सर हमने तो 3 के बारे में ही सुना है। हाँ, क्योंकि ये 3 सब में पाए जाते हैं लगभग, बाकी के पाए नहीं जाते। बाकी के पाए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स में, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स उनको कहते हैं। हाँ, बाकी के सब में प्रेजेंट नहीं होते। रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, आप 3 ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना कि भाई केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन मेटल इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। गलत है। हमने अलग अलग तरह के 3 पार्टिकल डिस्कवर किए। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन कौन से डिस्कवर किए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब एक बार इनका चार्ज लिख देते हैं एक जगह, अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एटम का भी तो ये इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज वगैरह डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जरा बताते हैं इसको। हमने कहा कि 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास हैं। कौन कौन से? वन इज इलेक्ट्रॉन, अनदर वन इज प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। हमने कहा भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? बोलो जरा, अभी लिखा था मैंने, बोलो फटाफट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 into 10 की पावर -19 चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन इज +1.6 into 10 की पावर -19। और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो एक न्यूट्रॉन का चार्ज होता है बेटा 0, इट इज न्यूट्रल। फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करके इनके मास भी डिस्कवर किए, मास भी बताया, डिस्कवर करके बताया कि इनका मास कितना होता है। तो भैया इलेक्ट्रॉन का मास निकल के आया 9.1 into 10 to the power -31 kg। ग्राम में लिखना है, ग्राम में ज्यादा फेमस है, ग्राम में लिख देते हैं -28। इलेक्ट्रॉन का मास हमने देखा तो इलेक्ट्रॉन का मास आया बेटा 1.67 into 10 to the power -27 ग्राम, सॉरी -24 kg, सही -24 ग्राम, -27 kg। ठीक है, न्यूट्रॉन का चार्ज लगभग प्रोटॉन के चार्ज के बराबर आया 1.67, सॉरी चार्ज को लिखना सही मास। एक प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर आया 1.67 into 10 की पावर -24। देख पा रहे हैं कि आपको याद रखना है थोड़ा, कि आपको ये याद होना चाहिए। साइंस लिए भाई आपने देखते तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको इतना तो पता हो इनके चार्जेस के बारे में, इनके मासेस के बारे में। और 0 से बता रहे हैं हम आपको, चाहते तो सीधा शुरू कर सकते थे, चाहते हैं कि एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो बहुत ध्यान से पढ़ लें इनको, दे आर वेरी नेसेसरी, आना चाहिए आपको। ठीक है, तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना -1.6 into 10 की पावर -19। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम है,
न्यूट्रॉन का चार्ज होता है जीरो। हमने मासेस लिख दिए 3 मीटर। यहां से साफ साफ दिख रहा कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से हैवियर होता है। देखो ना 10 की पावर -24 है 10 की पावर -20 व्हिच इज हैवियर, ऑब्वियसली प्रोटॉन इज हैवियर। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। ये काम में लूंगा मैं आगे उस टर्म्स बताने का। क्या कहा मैंने कि मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये ज्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को कंपेयर करूं तो बेटा मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा थोड़ा अच्छा डेटा है, इसको याद रखना है ना, ऐसे याद नहीं रहे, लगभग लगभग लिख लेना 1840 टाइम्स। कुछ किताबें 1840 भी लिख देती है, कुछ किताबें 1800 भी लिख देती है, 1800 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एग्जैक्ट डेटा ये रहा कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज्यादा होता है, 1837। हाँ न्यूट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज्यादा होता है, 1837। दोनों का तो बराबर है ना, अरे इन दोनों का तो बराबर है ना, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन is also 1837 time to the mass of electron। ठीक ठीक है सर, हमने इतनी बातें कर ली। अब इतनी बातें करने के बाद हमने कुछ डेफिनेशंस बनाई, कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, देखें जरा ध्यान से। बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर, बात करते हैं एटॉमिक नंबर। तो हमने कहा एक डेफिनेशन बताई एटॉमिक नंबर, इसको हम लिखते हैं बेटा जेड से। किससे लिखते हैं, जेड से। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, नाम सुना है ना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा, एक। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1। हीलियम में 2 होते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। लिथियम में 3 होते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन होते हैं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 4। ठीक, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक नंबर। अच्छा इसी को किताबें एक और तरह से डिफाइन करती है। कैसे डिफाइन करती है, इसी को किताबें लिखती हैं और the number of electrons in a neutral atom। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ठीक है, समझ में आता है, ठीक है भाई, जितने प्रोटॉन है उतना एटॉमिक नंबर हो जाएगा। कुछ किताबें लिखती है, कुछ नहीं, सारी किताबें लिखती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। समझाते हैं थोड़ा सा, देखो हमने एटम के अंदर, तो ध्यान से सुनना, हमने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों डिस्कवर कर, न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गए। उस टाइम के बाद सब कुछ थे। हमको एक बात एटम के बारे में पता लगी। क्या बात पता लगी हमको एटम के बारे में? पता लगी, बहुत पहले से पता लगी हमको एक बात पता लगी कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब ये बहुत पहले से पता था हमको, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, पर यहां हमको दिख रहा है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। हाँ होते हैं। एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा इसका पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर है, इसके नेगेटिव चार्ज के। एटम के अंदर इक्विवेलेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं नेगेटिव। फिर भी आप कह रहे हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो सर ये तो तभी हो सकता है जब जितने प्रोटॉन्स हो उतने एटम के अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स। बोलो हाँ कि ना? अरे भैया आपने कहा एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल
और आप ये भी कह रहे हो कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है, एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी है। तो ये कब पॉसिबल है? जब जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो उतने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। हाँ, होता भी है ऐसा। इन अ न्यूट्रल एटम, सुनना, इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। हमेशा होते हैं ना ना भाई ना। ये कब होता है? जब एटम हो, जब हम किसकी बात कर रहे हैं? एटम। ये चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, हो सकता है कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन दे दे, हो सकता है कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन ले ले। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर। उस केस में हम उसको एटम ना कह के आयन कहेंगे। सर याद तो आना है, आता है कुछ बच्चों को। एटम ना कह के क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने क्या कह दिया कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। भाई अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं पर। न्यूट्रल तभी तो हो पाएगा ये, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रॉन का कोई लेना देना ही नहीं ना चार्ज से, न्यूट्रॉन की हम बात ही नहीं कर रहे। हीलियम की बात कर लो, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। आप लिथियम की बात कर लो, लिथियम का 3 प्रोटॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ भी कह दो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन कह दो, पर कहोगे कब? जब न्यूट्रल होगा। अभी समझ में आएगा? अगर आपको नहीं आती है तो बाकी आई होप कि सबको आती है, पहले से ऐसे टाइम पास चल रहा है ना। आई होप कि आती होगी। तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें न्यूट्रल एटम में। तो एटॉमिक नंबर इज व्हाट? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एलिमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सुनो, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर वापस आएंगे और थोड़ी सी बातें करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। मैंने लिखा है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बहुत ध्यान से देखना, बड़ी काम की बात बता रहा हूं। मैंने लिखा व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपने कहा सर बहुत आसान है, -1.6 इनटू 10 टू द पावर -92। अच्छा, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स? व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन? बोल देंगे आप 2 into -1.6 into 10 की पावर -92। What is the charge of 3 electrons? We can say 3 into -1.6 into 10 की पावर -92। What is the charge of n electrons? What is the charge of n electrons? So you can say n into -1.6 into 10 की पावर -9। मतलब ऐसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं। ठीक, निकाल दिया इसे। मैंने कहा व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन? यू कैन से +1.6 into 10 की पावर -9। भाई दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होता है, साइन अपोजिट होते हैं। अच्छा सुनो, क्या मैं ऐसा कह दूं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के कंपैरिजन में -1 टाइम्स है? नहीं है। मैंने क्या कहा कि क्या मैं ऐसा कह दूं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में -1 टाइम्स है? पता नहीं कितना है। अरे मैग्नीट्यूड में तो सेम है, साइन में अपोजिट है। भाई दोनों का चार्ज इक्वल है ना, पर साइन अपोजिट। तो क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के कंपैरिजन में -1 टाइम्स है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में +1 टाइम्स? बोलो हाँ कि ना? एक प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में +1 टाइम कह सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा रिलेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं इसको हम? रिलेटिव चार्ज। बहुत ध्यान से, ये बहुत काम की चीज है, रिलेटिव चार्ज। हम देखो बार बार लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम होता है, 2 का 2 into -1.6 into 10 की पावर -19 होता है, 4 का 4 into दिस नंबर, फिर m का n into दिस नंबर। ये बहुत छोटा नंबर है ना, 10 की पावर -19। इट इज
इट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एक्चुअली, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत छोटा नंबर है। मतलब -1.6 into 10 की पावर -90 मतलब 0.00000000 फिर आएगा जाके कहीं 18 जीरो मिल जाएंगे, उसके बाद आएगा 1 बहुत छोटा। हमने कहा इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हमने कहा कि काम करो, आज से इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल चार्ज को काम में मत लो, बिल्कुल नहीं लेंगे, कैसे लेंगे, पर जनरली हम इसको काम में नहीं लेते, हम काम में लेते हैं बेटा रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या काम में लेते हैं? रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज -1। देखो आसान हो गया ना। अब मैं आपसे पूछूं 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सब कौन करेगा? -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम से मल्टीप्लाई। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछो लिख देंगे -2। 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा, कौन देगा सर इतना कुछ, लिख देंगे -3। 5 का पूछेंगे, लिख देंगे -5। क्या ही लिखा है। Similar manner में we can say relative charge of proton। तो भैया प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज हम कितना कह सकते हैं? +1। बोलो हाँ कि ना, एक प्रोटॉन का अगर 2 हो तो +2, 3 हो तो +3। इससे आसान है ना यार। हाँ एक्चुअल, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एक्चुअल चार्ज, व्हाट इज द एक्चुअल तो क्या नहीं है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ 3 प्रोटॉन्स, व्हाट इज द चार्ज ऑफ 3 प्रोटॉन्स, तो यू कैन से, यू विल से एक्चुअली 3 into +1.6 into 10 की पावर -19। मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द रिलेटिव चार्ज ऑफ 3 प्रोटॉन, यू कैन से +3। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ +3, आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है। तो हम लोग रिलेटिव चार्ज ज्यादा काम में लेते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एज कंपेयर टू देयर एक्चुअल चार्जेस। हम कहते हैं कि इतना बड़ा बड़ा नंबर बार बार हमसे नहीं लिखा जाएगा, तो हम क्या लिख देते हैं -1 +1 +2 -2। क्लियर होती है बात? नहीं समझ में आ रही होगी इतनी बातें। मैंने आप लोगों को एटम के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी बहुत बातें की, और हमने एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ी बहुत बातें। ठीक है, अब सुनो हम बात करते हैं एक और छोटा सा टर्म पढ़ेंगे व्हिच इज मास नंबर। अच्छा एटॉमिक नंबर को कहां लिखोगे आप? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Z से। एक छोटा सा टर्म है व्हिच इज मास। इनको इन डिटेल में पढ़ोगे आप, चिंता मत करो। हां चैप्टर 2 में, अभी भाई चैप्टर 1 में हम काम में लेंगे, तो आपको बता दें मास नंबर इसको लिखते हैं E से। अच्छा एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है मास नंबर। वो होता है डिफरेंट एक्चुअली। एक होता है एटॉमिक मास, ये कहना चाह रहा हूं, एक होता है एटॉमिक मास, एक होता है मास नंबर। कई बार हम दोनों सेम समझते हैं, बहुत सारे लोग सेम समझते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों एक ही बात है। नहीं, दोनों अलग अलग बात है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब हम आपको एटॉमिक मास पढ़ाएंगे तभी हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, अरे हाँ, मास नंबर एंड एटॉमिक मास आर द डिफरेंट थिंग्स। ये होता है जनरली कि आते दोनों सेम ही है, पर दोनों सेम नहीं होते। क्या कहते हैं टाइम के साथ देखें। मास नंबर क्या है? अभी केवल मास नंबर पर फोकस करते हैं। व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं, किसी के अंदर जितने प्रोटॉन हैं, जितने न्यूट्रॉन हैं, दोनों को जोड़ दो, क्या निकल आएगा? मास। एग्जांपल की बात करें जैसे नाइट्रोजन, हम आपको बता रहे हैं कि नाइट्रोजन में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। और हम आपको सॉरी इसमें 7 प्रोटॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 7 ही तो होता है। और इसके अंदर 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं सर किसी एलिमेंट में? ऐसा कुछ नहीं, इत्तेफाक है कि सेम आते हैं। ठीक, तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन होते हैं। आपसे पूछा जाए मास नंबर बताओ नाइट्रोजन का, आप कहोगे 7 + 7 14। कितना आ जाएगा? 14। फॉर एग्जांपल आप बात कर लो किसकी? सोडियम की। तो भैया सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो भैया आपसे पूछा है इसका मास नंबर क्या है? तो 11 + 12 = 20। तो बहुत आसान सी बात है, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा एक एलिमेंट में इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? मान लो एक एलिमेंट है X,
मान लेते हैं कि एलिमेंट है x, सिंबल एक एलिमेंट का x है, तो हम क्या करते हैं उसके पैरों में, उसके चरणों में लिखते हैं उसके एटॉमिक नंबर को और उसके सर पे लिखते हैं उसके मास नंबर को। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। जैसे आपको सोडियम के बारे में लिखना है तो आप लिखोगे सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 30, तो वो कहां लिखोगे पैरों, इसका मास नंबर कहां लिखोगे। आई एम वेरी सॉरी, आई एम डूइंग सॉरी, हमने कहा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ठीक है, इसका मास नंबर कितना होता है बेटा 23, तो कहां लिख दिया हमने इसके सर पे। हां, जैसे मैग्नीशियम की बात कर लो तो मैग्नीशियम इज Mg, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 12, तो 12 कहां लिख दिया इसके पैरों में, इसका मास नंबर होता है 24, कहां लिख दिया सर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, क्या पूछा मैं आपसे कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो भाई आपको बताया कि 24 क्या है, 24 इज 8। अरे 24 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। आपको बताया कि A इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर मतलब Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, A कितना है इसका 24, और ये पैरों में क्या लिखा है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये कितना है 12 प्लस 10, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 माइनस 12 इज, तो बात समझ आती है नहीं आया, रिकॉर्ड करके लीजिए। हमने कहा 23 13 Al 27, एल्यूमिनियम की हम लोग बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, मास नंबर कितना लेते हैं उसका 27। तो हमने कहा भैया इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, तो आपने कहा इसका मास नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसका मास नंबर कितना है सर, इसका मास नंबर है 27, विल बी इक्वल्स टू, इसमें प्रोटॉन कितने हैं लिखे हुए ना नीचे, नीचे क्या प्रोटॉन कितने हैं 30 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, so neutron is equals to 27 minus 13 is equals to 40। अच्छा, आपसे पूछेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो न्यूट्रॉन बता दिया ना, आपसे पूछेंगे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम, तो भाई ये देख लेना कि न्यूट्रल है ना, एल्यूमिनियम पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या Al प्लस Al 2 प्लस ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं, ये तो है मतलब जीरो चार्ज है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे इसमें पूछ रहे हैं आपसे मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, Np से लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो भाई कितने प्रोटॉन है 12, कोई चार्ज भी नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 12। फॉर एग्जांपल सोडियम में पूछ लिया जरा बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने कहा कितने हैं सर 11, प्रोटॉन भी कितने हैं 11। अरे कहानी तब होगी जब कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं दिखेगा ना आपको, इसमें चार्ज दिखेगा तो मामला बदल जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो कुछ बेसिक सी बातें हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना देखेंगे कि इतना ही देखेंगे हम लोगों ने आज के लेक्चर में बेसिकली बहुत जनरल टर्म्स की बात की है, 9th क्लास की ज्यादातर बातें हम लोगों ने की है, भाई आपको आनी चाहिए, आपको सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, एटम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इनके चार्जेस क्या हैं, इनके मासेस क्या हैं, ठीक, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके आगे कल की क्लास में, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल परसों उसके एक दिन बाद आपको क्लास अपलोड कर दी जाएगी, तो इसके बाद की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। हम लोग पहले तो बात करेंगे अबाउट आयंस। आज की क्लास में देखो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके बारे में बातें की और बातें की न्यूट्रल एटम्स के बारे में। हम बातें करेंगे कल की क्लास में आयंस के बारे में, मतलब नेक्स्ट क्लास में आयंस के बारे में कि आयंस क्या होते हैं, आयंस कैसे बनते हैं, कैसे किसी पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे किसी पर नेगेटिव चार्ज आता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है, ठीक है, तो वो हम बातें देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसके नोट्स प्रॉपर बनाएं, कभी फायदा है लेक्चर्स को लेने का, ठीक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।